हेलो एवरीवन, आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और टॉपिक का नाम है ओजोन होल्स। आपने अक्सर सुना होगा कि इंसान के क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ओजोन में होल्स आ गए हैं। लेकिन ये होल्स आए अंटार्कटिका के ऊपर, लेकिन हमने तो उसको यूज़ अंटार्कटिका के ऊपर नहीं किया, तो फिर होल्स एक्चुअली अंटार्कटिका के ऊपर क्यों आए? इसके अलावा इस वीडियो में हम देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसने पहली बार पूरे वर्ल्ड को एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया, और ये शायद पूरे इतिहास, मानव इतिहास की सबसे बड़ी जीत में से एक जीत है। और ये प्रोटोकॉल है कि इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा पोलर वॉर्टेक्स को पढ़ेंगे और डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं ओजोन के, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। सो ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। सबसे पहले तो ये टॉपिक आया क्यों? क्योंकि 16 सितंबर को हम मनाते हैं ओजोन लेयर डे। अब ये 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है ये हम आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी थीम को देख लें कि इस बार 2023 की थीम क्या थी। द थीम इज फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। रिपीटिंग, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज इज अ थीम ऑफ ओजोन लेयर डे ऑफ 2023। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। पूरे टॉपिक को एक स्टोरी की तरह देखने के लिए हम सबसे पहले स्टडी करेंगे एटमॉस्फेयर को। हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे पास 5 लेयर्स हैं। एग्जैक्टली कोई लेयर नहीं है, लेकिन डिफरेंट प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमने, या यूं कहीं कि साइंटिस्ट्स ने इन्हें 5 लेयर्स में डिवाइड किया है। पहली है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, इसके ऑलमोस्ट लोअर पार्ट में हमारे पास एक लेयर है और वो है ओजोन लेयर। बात है 1913 की, जब ये लेयर को डिस्कवर किया गया था। 1913 में एक्चुअली एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक बार देखा, उनका नाम था चार्ल्स फैब्री, और उनके एक फ्रेंड थे। उन्होंने पाया कि कुछ रेडिएशन जो सन से आ रही है उसमें एक पार्ट है वो मिसिंग है। मतलब स्पेक्ट्रम में जो यूवी स्पेक्ट्रम है उसमें कुछ पार्ट मिसिंग है, उसका पूरा पार्ट धरती तक नहीं आ रहा है। फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स में हमने ये पाया कि ओजोन नाम की एक लेयर एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से यूवी का, रेडिएशन का कुछ पार्ट धरती तक नहीं पहुंच रहा है। और फिर धीरे धीरे हम इस लेयर के बारे में जानते चले गए। तो ओजोन लोअर स्ट्रेटोस्फेयर की एक लेयर है। देखिए, ये फर्स्ट लेयर जो है इसे बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। मोस्टली गैसेज, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसी लेयर में मिलेंगे, बादल इसी लेयर में मिलेंगे आपको। तो जैसे जैसे हम धरती से ऊपर ऊपर जाते जाते हैं, तो आपको पता है कि ग्रेविटी की वजह से जो भी हमारे पास एयर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं या और भी गैसेज हैं, वो धरती की तरफ रहती है, क्योंकि ग्रेविटी उनको खींच रही है, राइट। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इनकी कॉन्सेंट्रेशन, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती चली जाएगी। अब ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर वेपर्स हैं, जो ग्रेविटी की वजह से धरती की तरफ अट्रैक्टेड हैं, यही तो वो हैं जो सन की रेडिएशंस को पकड़ के रखते हैं, इसलिए ये वार्म है लेयर। तो ये नीचे नीचे वार्म है, और जैसे जैसे आप हाइट पे चलते चले जाओगे वैसे वैसे ठंडी होती चली जाएगी। इसीलिए एक लेवल पे जाके क्लाउड्स भी फॉर्म होते हैं। पर फिर कुछ किलोमीटर दूर साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि टेम्परेचर फिर से राइज करना शुरू करता है, धीरे 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 करके, और फिर ये टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो जहाँ पर ये टेम्परेचर राइज होना शुरू होता है एक एडिक्वेट अमाउंट में, हम उसी जगह को बोलते हैं ट्रोपोपोज। यानी अब यहाँ पे पॉज लग गया। अब आगे चलेंगे तो कौन सी लेयर शुरू हो जाएगी? स्ट्रेटोस्फेयर। तो लोअर पार्ट के स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पार्ट में ही ओजोन लेयर है, और ओजोन लेयर जो है वो यूवी रेडिएशंस को पकड़ रही है, वो टूट रही है और यूवी रेडिएशंस को ख़त्म कर रही है, रिएक्शन हो रहा है, और इसी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। हमारे पूरे एटमॉस्फेयर की ऑलमोस्ट 90% ओजोन इसी स्ट्रेटोस्फेयर के इसी पार्ट में रहती है, जिसे हम ओजोन लेयर बोलते हैं, लेकिन 10% नीचे ऊपर जाती आती रहती है। अगर आप एल्टीट्यूड की बात करेंगे कि कितनी हाइट पे है, तो ये डिफरेंट जगह पे डिफरेंट हाइट पे है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ट्रॉपिक्स की बात करेंगे, ये रहा एरिया, तो आप पाएंगे कि ये 12 से 20 किलोमीटर के बीच बीच में पोल्स पे है। पोल्स पे ये 12 से 20 किलोमीटर के बीच बीच में है, जबकि ट्रॉपिक्स पे ये 26 से 28 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर रहती है। अब ये डिफरेंस आया क्यों? कन्वेक्शन की वजह से, ये सिंपल भाषा में कहें कि हवा की वजह से। अब आप देखिए कि सन की मोस्टली रेडिएशंस पोल्स पे तो पड़ती नहीं है, वो पड़ेंगी ट्रॉपिक्स के ऊपर। तो जब सन की रेडिएशन ट्रॉपिक्स के ऊपर पड़ रही हैं, तो सन, वहाँ की एयर वार्म हो रही है, वो ऊपर की तरफ उठ रही है। जब वो एयर ऊपर की तरफ उठ रही है, तो आपको पता है कि ट्रॉपिक्स का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है।
एज कम्पेयर टू द पोल्स। तो जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पे गर्म हवा ऊपर की ओर उठ रही है, तो इसीलिए स्ट्रेटोस्फीयर थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है ट्रॉपिक्स पे, और पोलर्स पे क्योंकि पोल्स पे बहुत ज़्यादा ठंड है तो ये थोड़ा नीचे रहेगी। तो 12 से 20 किलोमीटर के एरिया में ओजोन रहती है क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर भी नीचे है। तो अब आपको थोड़ा सा हिंट लग रहा होगा कि अंटार्कटिका ये पोल्स के ऊपर ये ओजोन डिप्लीशन ज़्यादा क्यों है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर कंपैरेटिवली नीचे है, ओजोन लेयर कंपैरेटिवली नज़दीक है। लेकिन कारण कुछ और भी है, चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि जो सन से रेडिएशन यूवी आ रही है, क्योंकि सन से तो एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट आती है, तो उसमें से जो एक यूवी रेडिएशंस हैं वो भी 3 टाइप की मेजरली होती हैं। वो होती हैं यूवी ए, बी और सी। ए तो नॉर्मल है, वो निकल जाती हैं, वो एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। फिर बी आती हैं यूवी बी रेडिएशंस, ये बहुत हार्मफुल होती हैं, लेकिन यूवी सी ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। ये तो आती नहीं है एटमॉस्फेयर में, अगर आएंगी तो स्किन कैंसर ऐसी बीमारियां लेके आएंगी। तो यूवी रेडिएशंस, यूवी बी जो टाइप ऑफ रेडिएशन है ये थोड़ी सी आती हैं, और ये जो थोड़ी सी हम बोलते हैं ना कि सनलाइट से विटामिन डी मिलता है, तो ये यूवी बी का एक पार्ट है, उससे हमें विटामिन डी हमें मिलता है, लेकिन ये भी डेंजरस है, इससे भी बहुत ज़्यादा स्किन डिजीजेस और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। सन बर्न्स होते हैं यूवी बी रेडिएशन की वजह से, इसलिए लोग क्या लगाते हैं, सनस्क्रीम्स लगाते हैं, राइट। तो अब क्योंकि सनलाइट मोस्टली ट्रॉपिक्स पे ज़्यादा पड़ती है, यूवी रेडिएशंस भी ट्रॉपिक्स पे ज़्यादा आएंगी, तो क्योंकि एक पूरा रिएक्शन होता है, तो ओजोन जो होगी वो यूवी रेडिएशंस को ट्रॉपिक्स पे ज़्यादा उसके साथ रिएक्शन करेगी, और बाद में जब पूरा साइकिल कंप्लीट होगा तो ओजोन ज़्यादा ट्रॉपिक्स पे ही बनेगी, और जब वो ट्रॉपिक्स पे ज़्यादा बनती है तो बाद में वो ट्रांसपोर्ट होती है क्योंकि एयर सर्कुलेशंस की वजह से पोल्स की तरफ। तो ट्रॉपिक्स में बन ज़्यादा रही है, ट्रॉपिक्स में ही ज़्यादा होती है वो, लेकिन वो फिर बाद में ट्रांसपोर्ट होती है पोल्स की तरफ, और इसे हम बोलते हैं डॉप्सन सर्कुलेशन। सो अब ये नॉर्मल सी बात है, अब हम ये समझ पा रहे हैं कि जब स्प्रिंग सीजन होगा, गर्मियाँ होंगी, तो ये लेयर मोटी होगी, राइट, एंड जब सर्दियाँ होंगी तो ये लेयर थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी, क्योंकि सनलाइट कम आ रही है। सो इट डिपेंड्स अपॉन अ सनलाइट, राइट। अगर ये ओजोन अपनी जगह पर अपनी लेयर में स्ट्रेटोस्फीयर में रहे तब तो ठीक है, तब तो ये हमें प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन जब ये हमारे नज़दीक, धरती के नज़दीक आना शुरू होती है, ट्रोपोस्फीयर में आना शुरू होती है, तो ये पॉइजनिंग क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्रॉप्स की ईल्ड खराब हो सकती है, फॉरेस्ट खराब हो सकते हैं। अगर हम ह्यूमन इनहेल कर लें इसको तो लंग में कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर्स हो सकते हैं, हमारे गले में इरिटेशन हो सकती है, कॉफ हो सकता है, तो हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज हो सकता है। और ओजोन O3 जो है ट्रोपोस्फीयर में जब आ जाती है तो ये ग्रीन हाउस गैस भी है जो हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए, मतलब हमारे प्लेनेट को और ज़्यादा वार्म कर सकती है, क्योंकि इसकी वार्मिंग कैपेसिटी है, राइट। इसलिए तो स्ट्रेटोस्फीयर ऊपर वार्म है, तो हमारे प्लेनेट हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा खराब है। दिस इज़ हेल्थ, राइट, द स्पेलिंग मिस्टेक। तो ये अपनी जगह पर है, यही ठीक है, लेकिन अब ये डिप्लीट हो क्यों रही है? डिप्लीट होने के कुछ कारण हैं, जैसे फ्री रेडिकल्स, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, OH हाइड्रोक्साइड, राइट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कौन कौन से हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। इनमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस जो है वो थे क्लोरीन और ब्रोमीन। हुआ क्या, 1930s, 40s, 50s में जब ये सब्सटेंसेस बनना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनना शुरू हुए, तो इनिशियली रेफ्रिजरेटर्स में इस्तेमाल हो रहा है, एसी में इस्तेमाल हो रहा है, एसी तो लेट आया लेकिन फिर भी ये बाद में एसी में इस्तेमाल हो रहा है, जो स्प्रेज हैं उसमें इस्तेमाल हो रहा है, धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और कुछ कंट्रीज़ डेवलप्ड बन गई और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ बनना शुरू होगी। लेकिन धीरे धीरे साइंटिस्ट ने ये रियलाइज़ किया कि ये बहुत डेंजरस हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और इसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। फिर साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अगर ये डिप्लीट हो ही रही है तो उसका रेट देखा गया कि ये तो बहुत बहुत कम डिप्लीट हो रही है, राइट। तो फिर बोला गया कि अगर ऐसे ही डिप्लीट होती रहेगी तो 2060-70 तक इसका 4 या 5% ही डिप्लीट होगा। तो साइंटिस्ट ने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में 1970s में जो अंटार्कटिका में स्टेशंस थे जहाँ पर रिसर्च थी, रिसर्च स्टेशंस में, वहाँ पर जो साइंटिस्ट थे, स्पेशली एक साइंटिस्ट थे जो फारमैन, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि 1970s में ये 4 to 5% डिप्लीट होती चली गई है। अब ये डिप्लीट हो क्यों रही है? और ये बहुत ज़्यादा डिप्लीशन है, मतलब ऑलमोस्ट जितनी थी उसका 40% डिप्लीशन है, एंड दैट वाज वेरी रैपिड, वेरी फास्ट।
अगले साल वो आए तो उनको लगा कि शायद कुछ खराबी होगी, कुछ मेरी कैलकुलेशन में खराबी होगी। अगले साल आए तो उससे भी ज़्यादा ख़राब, और फिर उन्होंने बाद में अच्छे से रिसर्च करके अपना पेपर पब्लिश किया, साइंटिस्ट से बात करी और साइंटिस्ट से बात करी, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन बन के आई कि तो बहुत ही जल्दी ख़त्म होती जा रही है। तो होल का मतलब ये नहीं कि छेद बन गया है वहाँ पे, पर ये बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि, और फिर ये पता लगाया गया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2040-45 तक तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो फिर हमारा प्लेनेट कैसे सर्वाइव करेगा? तो फिर ये अलार्मिंग सिचुएशन सामने आई और फिर लोगों ने और सरकारों ने इस पे काम करना शुरू किया। तो अब देखते हैं कि एक्चुअली में ऊपर हो क्या रहा था। ऊपर हो रहा था ये कि ओजोन है, ओजोन मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन O3, ये आपस में जुड़े हुए हैं। और जब ये कोई भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कोई भी रेडिकल, स्पेशली रेडिकल का मतलब क्या होता है, जैसे क्लोरीन है वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है Cl2 की फॉर्म में, लेकिन वो जब सिंगल एग्जिस्ट करेगा Cl रेडिकल, और ये बहुत टेम्परेचर पे और बहुत सुटेबल कंडीशन में हो सकता है क्योंकि ये अनस्टेबल है, राइट। अभी अनस्टेबल है तो बहुत जल्दी रिएक्ट करना चाहेगा। तो क्लोरीन का जो रेडिकल है जो कैसे जनरेट हुआ है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, और ऊपर ओजोन तक पहुंचा कैसे, वार्म करंट्स होते हैं ना एयर के, जो नीचे से ऊपर लेके गए, एयर ऊपर गई तो साथ में ऊपर चला गया, हल्के भी होते हैं ये। तो क्लोरीन का रेडिकल जाके ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे करेगा? कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो वो उसके साथ रिएक्ट करेगा और ClO की फॉर्मेशन होती है, ClO, और दूसरी तरफ फॉर्मेशन होगी ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल की। तो अब ये जो ClO है ये भी एक रेडिकल की फॉर्म है, और ये दूसरे रेडिकल के साथ मिलके बना देगा Cl2O2। और फिर जैसे ये सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा, ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल छोड़ के 2 रेडिकल बना देगा क्लोरीन के। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि ये क्या बन गया, एक चेन रिएक्शन। और ये चेन रिएक्शन इतना खतरनाक है क्योंकि एक रेडिकल, सिर्फ एक रेडिकल ही बहुत सारे ओजोन के, मतलब ऑलमोस्ट लाखों ओजोन के एटम्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये एक चेन रिएक्शन है, क्योंकि आप देख रहे हैं ऐसे रिएक्शन बहुत डेंजरस होते हैं, क्योंकि इनिशियली क्लोरीन के रेडिकल से शुरू हुआ और रिएक्शन के बीच में एक क्लोरीन का रेडिकल और बन गया। तो ये रिएक्शन एक चेन रिएक्शन की तरह है। तो ये जब तक खत्म नहीं होगा तो ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और ओजोन और ज़्यादा डिप्लीट होती रहती है। लेकिन अभी अंटार्कटिका पे ही ऐसा क्यों हुआ? द आंसर इज कंडीशंस। देखिए, सबसे पहले तो ओजोन के डिप्लीशन के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, या आप उन्हें कह सकते हैं कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हों। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस स्ट्रेटोस्फीयर तक तो पहुँच गए एयर करंट्स की वजह से, और वैसे ही मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रॉपिक्स पे ओजोन बनती है और फिर एयर की वजह से, क्योंकि एयर का फ्लो पोल्स की तरफ है, तो उस वजह से वो पोल्स तक ट्रांसपोर्ट होती है। तो मतलब पहली बात तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होने चाहिए, और फिर ऐसी लेयर होनी चाहिए, ऐसी एयर का ऐसा मोशन होना चाहिए जो पहले मतलब स्ट्रेटोस्फीयर तक जाए और स्ट्रेटोस्फीयर से फिर पोल्स की तरफ को जाए, दोनों हेमिस्फीयर में। और ऐसा होता है क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप जियोग्राफी में पढ़ते तो डिफरेंट सेल्स एग्जिस्ट करते हैं अर्थ के आसपास जो एयर को उस तरह से, बट इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन से दैट कि एयर का फ्लो उस तरफ को होना चाहिए। फिर ये रिएक्शन और ज़्यादा डिफ़िकल्ट या और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से होगा अगर टेम्परेचर -78 डिग्री के आसपास चला गया, तो जो पोल्स पे होता है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि नॉर्थ पोल का टेम्परेचर कंपैरेटिवली हायर होता है साउथ पोल के कंपैरिजन में, क्योंकि नॉर्थ पोल में ऊपर बहुत सारा लैंड भी है ना, और बहुत सारे वार्म ओशन करंट्स भी होते हैं। लेकिन नीचे ऐसा कुछ नहीं, नीचे अंटार्कटिका है, टोटल बर्फ़ है नीचे। जो साउथ पोल है हमारा, उस पर लैंड भी कम है, जिसकी वजह से हीट डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, और नीचे साउथ पोल पे ज़्यादा टेम्परेचर लो रहता है। और उसके बाद आते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। ये इतने ठंड होने की वजह से पोल्स पे बनते हैं, लेकिन ये अंटार्कटिका वाले रीजन में ज़्यादा बनते हैं। अब ये जो क्लाउड्स हैं ये बहुत डेंजरस हैं। ये क्लाउड्स इसलिए डेंजरस है क्योंकि ये एक, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट, ये एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा देते हैं उस रिएक्शन को फिजिबल होने के लिए, और चेन रिएक्शन फिर बहुत अच्छे तरीके से होता है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोलर वॉर्टेक्स। पोलर वॉर्टेक्स है क्या? एक लो प्रेशर कोल्ड सा एयर वाला
एरिया जो दोनों अर्थ के दोनों पोल्स पे है, वो नॉर्थ पोल पे भी है, साउथ पोल पे भी है, दोनों पोल पे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ठंड वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जिस पोल पे, मतलब आपको पता है कि सन की रेडिएशन 6 महीने एक पोल पे पड़ती है, 6 महीने दूसरे पोल पे पड़ती है। तो जब नॉर्थ पोल पे सन की रेडिएशन है तो साउथ पोल में वो वाला पोलर वोर्टेक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब जहाँ सन नहीं होगा वहाँ पे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी, राइट। तो पोलर वोर्टेक्स एक लो प्रेशर एरिया होता है और कोल्ड एयर करंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। और आपने बहुत बार सुना होगा कि इस बार अमेरिका में जमा देने वाली ठंड पड़ी, जैसे 2014 में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी। तो कई बार क्या होता है कि जेट स्टीम्स की वजह से, मतलब हवा की वजह से, ये जो पोलर वोर्टेक्स होते हैं ये थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ठंड ज़्यादा पड़ेगी अगर ये नीचे की तरफ आ गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड आएगी, राइट। तो अब इसका ओजोन लेयर से क्या लेना देना, इसका ओजोन लेयर से बहुत इंपॉर्टेंट लेना देना, और इसी वजह से अंटार्कटिका में इतना बड़ा होल बना है। और वो रीज़न क्या है, रीज़न है कि ये बहुत टाइम तक, क्योंकि देखो सन जब एक पोल पे नहीं है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और वहाँ पे बन गए पोलर वोर्टेक्स। अब इसने क्या कर दिया कि बाकी जो एयर बाहर से आ रही थी या बाहर जा रही थी उसको आइसोलेट कर दिया। तो पोल्स बहुत टाइम तक आइसोलेट हो जाते हैं, इसलिए एक ही तरह के टेम्परेचर में वो बहुत टाइम तक रहते हैं। और इसी आइसोलेशन की वजह से जो अंदर ट्रैप हो गए हैं मॉलिक्यूल्स, जो रिएक्शन स्टार्ट हो गया वो रिएक्शन होता रहेगा। और ये क्योंकि मैंने कहा कि अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा ठंड होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ पोल, आर्कटिक सर्कल, क्योंकि वहाँ पर लैंड एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे वो पूरी कंडीशंस बन जाती हैं। CFCs प्रेजेंट हैं, एयर पहले से आ गई है तो CFCs हैं। अब जो रिएक्शन होना शुरू हो गया है, टेम्परेचर लो हो गया, एक बार -78 डिग्री के नीचे चला गया, तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ये होता रहेगा, फिर होता ही रहेगा और ये बहुत टाइम तक आइसोलेट रहेगा। तो इसलिए अंटार्कटिका वाले रीजन में ये जो होल है, या यूँ कहीं कि ओजोन लेयर ज़्यादा थिन हो गई। और लेकिन एक बात याद रखने वाली ये है कि टोटल पूरे टाइम में रिएक्शन नहीं चलता रहता कि 6 महीने रात रहेगी तो 6 महीने रहेगा, नहीं, ये रिएक्शन ऐसे नहीं रहता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें सनलाइट की भी तो ज़रूरत है। तो जैसे ही सन अप्रोच करेगा या सन जाने को होगा, जैसे आप कह सकते हैं कि लेट विंटर्स या अर्ली स्प्रिंग्स में, तब ये रिएक्शन होता है। और ये रिएक्शन आइसोलेटेड रहता है बहुत टाइम तक, और इसमें वीक्स और मंथ्स तक ये रह सकते हैं, क्योंकि 6 मंथ तो नहीं रहता, राइट, लेकिन बीच में रहते, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम होता है। और अंटार्कटिका में ज़्यादा प्रिवेल है, इसीलिए होल अंटार्कटिका में बना। तो फिर हमने इसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया, तो ओजोन प्रोटेक्शन कैसे की गई, जल्दी जल्दी देखते हैं। सबसे पहले आया था वियना कन्वेंशन, ये आया था 1985। प्लीज़ रिमेंबर, ये अगर आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो रिमेंबर रखना पड़ेगा, राइट, ज़रूरी है। वियना कन्वेंशन ये आता है 1985 में, इसको 20 नेशंस ने रेटिफाई किया था। तो हमने सोचा था कि अब हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगे। इसके बाद आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रोटोकॉल ने सबसे पहले डिसाइड किया था कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या हैं। उन्होंने डिफाइन किया था कि हैलोजन या कोई भी वो सब्सटेंस जो ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा ब्रूटली ख़त्म कर रहा है वो है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को डिफाइन किया था। और 2009 में ये फर्स्ट ट्रीटी बन गई जिसको यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मिला, मतलब पूरे वर्ल्ड के जितने भी देश हैं उन्होंने सब ने इसको साइन किया और काम बोला कि हम इस पे काम करेंगे, हम अपने जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उनको कंट्रोल करना शुरू करेंगे। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 16 सितंबर 1987 में। सो 87 में ये हुआ, 89 में फिर इसको अडॉप्ट कर लिया गया, 87 में साइन किए गए। तो ये कब हुआ था, 16 सितंबर, इसीलिए 16 सितंबर को हम ओजोन लेयर डे मनाते हैं। और इसके बाद हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बाद में फिर हमने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को बोल दिया कि हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमने कहा था कि हम इनको भी एलिमिनेट करेंगे। तो उसके बाद किगली अमेंडमेंट्स आती हैं, वो कब आएंगी, 2016 अक्टूबर में। उसमें हमने बोला कि अब हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी ख़त्म करना शुरू करेंगे। किगली अमेंडमेंट में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है ऑफ 21st सेंचुरी फॉर द क्लाइमेट एक्शन एंड ओजोन प्रोटेक्शन। सो ये लीगली बाइंडिंग है, बाकी सब कुछ लीगली बाइंडिंग नहीं था, वो अपनी तरफ से था। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इंडिया ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कब ज्वाइन किया था, इंडिया ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ज्वाइन किया था 1991 में, और फिर वियना कन्वेंशन को भी हमने अगले ही साल 1992 में ज्वाइन कर लिया था, और फिर हमने इस पर काम भी किया है, ठीक है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये रिपेयर कब तक होगा, क्योंकि
1980s में तो बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था ओजोन होल, लेकिन धीरे धीरे इसमें रिपेयर होना शुरू हुआ था। पहले का हमें पता नहीं, लेकिन अगर 1980s के लेवल पे भी जाना है ना, क्योंकि उससे पहले तो ज़्यादा ही होगी, 1980s के लेवल पे भी जाना है, तो अगर हम अपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को कंट्रोल रखेंगे और फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी कंट्रोल रखेंगे और जो चल रहा है उसको मतलब ज़्यादा उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, तो जाके हम 2040 में 1980s के लेवल पे आएंगे 2040 में। और अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन का होल बना है उसको तो ख़त्म होने के लिए वेट करना पड़ेगा 2066 का, 2066 का। वो भी तब अगर हम प्रोटोकॉल्स को अच्छे से फॉलो करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि बहुत सारे इलीगल इमिशंस हो रहे हैं हर जगह से। हमने चाइना से बहुत बार खबरें सुनी, हमने डेवलपिंग कंट्रीज से बहुत बार खबरें सुनी, और इस वजह से हम ये सोच रहे हैं कि कहीं ये होल बढ़ते ना चले जाएं, कहीं आर्कटिक सर्कल या और जगह ये न होता चला जाए। देखिए, ओजोन हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है और हमने इसे प्रोटेक्ट भी किया है, हमने इसे रीप्लेनिश होते हुए देखा है। हमने देखा है कि मानवता जब इकट्ठी होती है तो उसकी क्या पावर्स हैं, एकता में बल है, सच में है। सो हमें धीरे धीरे करके इन सब्सटेंसेस को हटाना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे करके हमने क्लाइमेट के जो ख़राब किया उसको भी सही करना पड़ेगा। सो इस पूरी स्टोरी से हम ये सीख सकते हैं कि अगर हम ग्लोबल वार्मिंग के साथ भी चाहें तो लड़ सकते हैं, क्योंकि हमने ओजोन लेयर के साथ भी लड़ाई लड़ी है और हमने उसको रीप्लेनिश करने के लिए बहुत कुछ किया है, बट बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता अभी तक बाकी है, राइट। सो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आई होप आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा।